वेलकम टू श्री क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पार्ट थर्ड। दो वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। फर्स्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन समझा, सेकंड में मिखाइल गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स थे, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, शॉक थेरेपी क्या होती है, फिर शॉक थेरेपी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ये हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा। यह है पार्ट थर्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे कि न्यू एंटिटीज क्या क्या उभर के आई डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर के बाद। जो यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि रशिया प्लस अदर 14 कंट्रीज थी, ये इंडिपेंडेंट हुई थी यूएसएसआर से और यूएसएसआर की जगह रशिया ने ली थी। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, यानी न्यू एंटिटीज क्या क्या उभर के आई डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर के बाद। तो यूएसएसआर के बाद मेनली तीन कैटेगरीज में हमने इसको बांट लिया है कि कंट्रीज जो उभर के आई थी। सबसे पहले रशिया, रशिया ने यूएसएसआर की मेन जगह ली थी, और बाल्कन स्टेट्स और सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये तीन मेन एंटिटीज उभर के आई थी जिसे हमें इस सिलेबस में पढ़ना है। एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज थी। तो ये टोटल कंट्रीज थी, ये टोटल 15 कंट्रीज थी यूएसएसआर में। ठीक है, तो इनका जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो रशिया ने जगह ली यूएसएसआर की। तो सबसे पहले हम रशिया को ही पढ़ते हैं। रशिया लार्जेस्ट सक्सेसर स्टेट, यानी सबसे बड़ा वो स्टेट बना जिसने यूएसएसआर की जगह ली। कौन? रशिया। इनहेरिटेड इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट, यानी जो यूएसएसआर के पास जो सीट थी यूएन काउंसिल की, वो किसे मिली? रशिया को मिली। ट्रांजिशन आया यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी का। हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि इनकी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, यानी सारे रिसोर्सेज स्टेट ऑन रिसोर्सेज होंगे, यानी सरकार ही मालिक होगी सारे रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इन सारी चीजों की। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन आता है मार्केट इकोनॉमी का, यानी सारे के सारे रिसोर्सेज अब प्राइवेटाइज किए जा सकते हैं, इंडस्ट्रीज प्राइवेट की जा रही हैं। तो ये ट्रांजिशन आता है यहाँ पे जब न्यू एंटिटी एज रशिया उभर के आती है यूएसएसआर से अलग। इन्होंने फेस करे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस। इकोनॉमिक चैलेंजेस इनके पास ये थे कि पहले स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करता था सारे रिसोर्सेज को पीपल्स के बीच में, अब यहाँ पे चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो एक्सप्लॉयटेशन वापस से स्टार्ट हो सकता है। पॉलिटिकल चैलेंजेस यहाँ पे बहुत सारे आए हैं, और स्टिल जो रशिया है वो मेजर ग्लोबल पावर बना रहा। रशिया रिमेन पावरफुल आफ्टर यूएसएसआर। जो यूएसएसआर की मेन लेगेसी थी वो किसे मिली? रशिया को। तो रशिया रिमेन पावरफुल आफ्टर यूएसएसआर। नेक्स्ट एंटिटी है बाल्कन स्टेट्स। बाल्कन स्टेट क्या था? एक रीजन था ईस्टर्न यूरोप में, इंक्लूडेड कंट्रीज लाइक यूगोस्लाविया। इन्होंने फेस करा एथनिक कन्फ्लिक्ट। पहले यूएसएसआर जो था वो सारे स्टेट्स को कंट्रोल करता था, उनके रिसोर्सेज को कंट्रोल करता था, लेकिन जब इनका डिसइंटीग्रेशन हो गया तो इन्होंने फेस करे एथनिक कन्फ्लिक्ट, यानी ये जो इनके ट्रेडिशन है, कल्चर है, उनका आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ, जिस वजह से वॉर्स हुई। इनका डिसइंटीग्रेशन लेड करता है न्यू कंट्रीज को। इनका डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन बाल्कन स्टेट्स में। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है इस रीजन में, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स लोगों के बीच में हो गए थे। नेशनलिज्म कॉज्ड कन्फ्लिक्ट हेयर। मेन कुछ रीजंस क्या थे? एथनिक कन्फ्लिक्ट हुए और नेशनलिज्म। इन लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जागी। पहले यूएसएसआर इन सबको कंट्रोल करता था, तो वो एक यूएसएसआर इनकी आइडेंटिटी बनी हुई थी, लेकिन स्टिल वहां पे तब भी कन्फ्लिक्ट्स थे। जब ये उनसे अलग हो गए तो वो कन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा उभर के आए। अगली एंटिटी है सेंट्रल एशियन स्टेट्स। इंक्लूड करते हैं इसमें हम कजाकिस्तान को, उज्बेकिस्तान को। इनके पास है ना बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे। जैसा कि हमें पता है कि ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को पहले कौन कंट्रोल करता था? यूएसएसआर, और फिर उनको अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करता था, यूटिलाइज करता था। लेकिन अब इनके पास इतने सारे रिसोर्सेज है जिनका यूटिलाइजेशन ये खुद कर सकते हैं, अपने ऊपर उसकी डेवलपमेंट में लगा सकते हैं सारी चीजें। तो इनके पास ये एक एडवांटेज आया। इनके पास इनिशियली तो इन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करी, क्योंकि वो ट्रांजिशन था, वो पहले सारी चीजें यूएसएसआर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये इनिशियली रहा। इसके बाद तो इनके पास ये जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, इनका इन्होंने भरपूर फायदा उठाया, जिसका फायदा इनको मिला। इनको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मिली ग्लोबली, क्योंकि हर किसी को चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास भरपूर है, जिसका फायदा इन लोगों ने बहुत अच्छे से उठाया। कि इन्होंने सेंट्रल एशियन स्टेट्स ने, पहले यूएसएसआर इन सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करता था अपनी डेवलपमेंट के लिए, जहां पे उनका मन करता था वहां पे। अब इनके पास वो कंट्रोल खुद आ गया है, जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एनर्जी रिसोर्सेज में। आगे हमें पढ़ना है
इंडिया रशिया के क्या रिलेशन रहे? स्ट्रॉन्ग टाइज सिंस कोल्ड वॉर पीरियड, हमारे और रशिया के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज रहे हैं कोल्ड वॉर पीरियड से ही। कोऑपरेशन रहा है हमारा डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो रशिया जिसमें रशिया ने हमारी हेल्प करी है। रशिया ने सपोर्ट करा है इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स पे, जैसे कश्मीर के मामले पे। कंटिन्यूड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बहुत सारी चीजों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी रशिया और इंडिया की रही है। ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन भी रशिया इंडिया का अच्छा रहा है। रिलेशनशिप रिमेन स्टेबल पोस्ट यूएसएसआर, यानी यूएसएसआर के बाद भी हमारे जो रिलेशन है रशिया के साथ वो स्टेबल रहे हैं। अगला हमें समझना है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज डेवलप टाइज विद न्यू रिपब्लिक्स। इंडिया ने न्यू रिपब्लिक्स जो उभर के आए थे इनके साथ भी टाइज रखे हैं। फोकस करा है हमने ट्रेड एंड डिप्लोमेसी पे, कोऑपरेशन रहा है एनर्जी सेक्टर पे, स्ट्रेंथन करे हमने इकोनॉमिक रिलेशन इन स्टेट्स के साथ। जैसा कि हमें पता है इन स्टेट्स में नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे भी काम आ सकते हैं, वो हमने वो रिलेशन मेंटेन रखा है। बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी, जैसा कि हमें पता है कि बाइपोलर वर्ल्ड हो गया था, उसके जाने के बाद कोई भी अगर किसी को सपोर्ट करता है तो जो दूसरी साइड है वो दूसरी पार्टी डायरेक्ट उसके साथ कंफ्लिक्ट पे आ सकती है। तो इंडिया ने क्या करा है, एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी अप्रोच रखी है कि हम न्यूट्रल रहेंगे। बैलेंस फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, इंडिया की बैलेंस अप्रोच रही है इन स्टेट्स के साथ। जैसा कि हमें पता है कि इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनकी मदद हमें भी मिल सकती है। तो हमने क्या करा है, इनके साथ बैलेंस अप्रोच रखी है रिलेशंस में, ताकि उसका बेनिफिट हमें मिल सके और दूसरी पार्टी के साथ हम कंफ्लिक्ट में ना आ जाए। इंडिया एडॉप्टेड अ न्यू ग्लोबल सिनारियो, यहाँ पे हमने एक न्यू ग्लोबल सिनेरियो बनाया है जहां पे सारे के सारे कंट्रीज, दो बाइपोलर वर्ल्ड है उनमें से किसी ना किसी एक के साथ जुड़ रही है ताकि दूसरे के साथ वो कंफ्लिक्ट में ना आए। वहां पे इंडिया ने अपने रिलेशन न्यूट्रल मेंटेन रखे हैं, तो उसी से ही हमारी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी अप्रोच भी हो जाती है। अब आ जाते हैं चैप्टर के कंक्लूजन पे। यूएसएसआर कोलैप्स होने की वजह से पूरे का पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है। जहां पे हमें पता है कि इनिशियली दो सुपर पावर्स होती थी जिसमें से अब एक नहीं रही है, तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज हो जाता है। एंडेड कोल्ड वॉर राइवलरी, ये जो कोल्ड वॉर की राइवलरी थी दो देशों के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर, ये राइवलरी खत्म हो जाती है यूएसएसआर के डिक्लाइन होते के साथ ही। क्रिएटेड न्यू इंडिपेंडेंट नेशंस, बहुत सारे न्यू इंडिपेंडेंट नेशंस क्रिएट होते हैं इसके डिक्लाइन होने के बाद। लेड टू इकोनॉमिक ट्रांजिशंस, इन स्टेट्स में बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रांजिशंस आते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मेन जो डिफरेंस था वो आइडियोलॉजी का था, एक तरफ कैपिटलिज्म एक तरफ सोशलिज्म। अब सोशलिज्म वाला जो स्टेट है वो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कैपिटलिज्म का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो गया है। तो वो इन्फ्लुएंस में आके इकोनॉमिक ट्रांजिशंस आए हैं इन सारे स्टेट्स में और इसका अफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ा है। तो इस वजह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी पूरी चेंज हो जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट बन जाता है ये यूएसएसआर का डिक्लाइन, इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था लास्ट पार्ट इस चैप्टर का। तीनों पार्ट्स देखने के बाद आपको सिर्फ एनसीईआरटी रीड करनी है और अपने नोट्स को रिवाइज करना है। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरी बुक का चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर है।